Hi, hello everyone. Welcome to the last chapter for our grade 10 science, that is our environment. बहुत ही easy और बहुत ही important chapter. Important in the sense ये आपको सीधे सीधे 5 मार्क्स दे देता है। सीबीएसई ने इसको अलग से वेटेज दे रखा है 5 मार्क्स का। इसके वजह से इसका इम्पोर्टेंस थोड़ा बढ़ जाता है। ठीक है, ये चैप्टर को हम आज डिटेल में समझेंगे इन द सिंगल गो। ठीक है, ये वन शॉट है। इसमें मैंने एज इन पूरा का पूरा चैप्टर सिंगल गो में एक्सप्लेन करा हुआ है। एनवायरमेंट के बारे में हम बहुत पहले से बहुत सारी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं। तो अब ग्रेड 10 में आके एनवायरमेंट में ऐसा हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, समझते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आर एनवायरमेंट, तो अगर जब भी हम वर्ड एनवायरमेंट सुनते हैं, ठीक है, कब से सुनते हैं? बचपन से सुनते हैं हम ये सारे वो ये एनवायरमेंट शब्द। एक सब्जेक्ट भी आता था एनवायरमेंटल साइंस, ईवीएस करके। ठीक है, बहुत ही ऑफनली लोग इसको यूज करते हैं, बीट ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, बीट ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स। हर जगह लोग एनवायरमेंट की बात करते हैं कि भाई एनवायरमेंट को प्रिजर्व करना है, एनवायरमेंट को कंजर्व करना है, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो आप ये वर्ड रोज प्रतिदिन कहीं ना कहीं सुन रहे हो। ठीक है, बट एक चीज जो है वो कनेक्टेड है ये एनवायरनमेंट से, वो है जो हम कचरा एनवायरनमेंट में फैला रहे हैं। द वेस्ट दैट वी आर इंड्यूसिंग, हम जो कचरा फेंकते हैं एनवायरनमेंट में, जो हमारा वेस्ट जो है हम कहीं पे भी ऐसे ही डंप आउट कर देते हैं, तो वो सारी चीज़ें एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा लाइक गंदगी फैला रही है। ठीक है, डेली एक्टिविटीज़ से जो भी मटेरियल थ्रोन आउट होता है हमारी डेली चीज़ों से, वो कुछ इस तरीके से डंपिंग साइट्स पे डंप आउट होता है। तो क्या ये कहीं ना कहीं हमारी लिविंग स्टैंडर्ड्स को, कहीं ना कहीं हमारे लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है? क्या क्या नहीं, ठीक है, वो सारी चीज़ें समझेंगे। अभी हम क्या कहते हैं, हम जो खाना खाते हैं, वॉट एवर फूड वी ईट, उसको बहुत सारे एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ प्रोसेस में पढ़ा था, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स रिलीज हो रहे थे हमारी बॉडी में। एंड डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, यानी कि हमारा फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सारी चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट हो रही थी। अभी स्पेसिफिक एक्शन दिखाते हैं एंजाइम्स। ठीक है, और बेसिकली वो ब्रेकडाउन का काम करते हैं। ठीक है, तो अगर हम फैट्स को बोले तो भाई लिपिड्स ब्रेक डाउन होते हैं इनटू फैटी एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स इनटू पेप्टाइड्स। तो वो ब्रेक डाउन हमने देखा है, समझा है। अभी इसी को हम हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं। जैसे हम कहते हैं जो एंजाइम हमारा ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन बेसिकली जहाँ पे सिन आता है वो डाइजेस्ट करता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू अमीनो एसिड्स। जहाँ पे भी हम वर्ड ट्रिप्सिन या कोई भी सिन देखे, लास्ट में जहाँ सिन आता है वो प्रोटीन को तोड़ता हुआ अमीनो एसिड बनाएगा। ठीक है, लाइपेज जो है, लाइपेज जहाँ पे एज शब्द आता है या जहाँ पे एज वर्ड यूज होता है, वो हमेशा फैट्स को ब्रेक डाउन करता है इनटू स्मॉलर फैटी एसिड्स। ठीक है, तो लाइपेज फैट्स को ब्रेक डाउन करेगा। वहीं अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज हो गया, सलाइवरी अमाइलेज हो गया, तो वो सारे क्या ब्रेक डाउन करेंगे? वो सारे ब्रेक डाउन करेंगे जो भी कार्बोहाइड्रेट हमने खाया है उसको ग्लूकोज में या सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे जो अमाइलेज हैं, बीट पेनक्रियाटिक अमाइलेज, बीट सलाइवरी अमाइलेज, जो भी अमाइलेज हैं, वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू ग्लूकोज और मोर सिंपल शुगर्स। इससे भी सिंपल शुगर्स में उसको ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो अभी जो भी हम खाना खाते हैं, बेसिकली हम कहते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती। बेसिकली वी गेट एनर्जी फ्रॉम वट एवर फूड टेक इट।
तो क्या हमें कोयला खाने से एनर्जी मिलेगी? कोयले में कोई ऐसी चीज़ है जो हमें एनर्जी देगी? नहीं, पहली चीज़ हम खाएँगे नहीं। दूसरी चीज़, अगर खाते भी हैं तो उससे हमें एनर्जी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ना उसमें प्रोटीन है, ना उसमें कार्बोहाइड्रेट है, ना उसमें फैट है, ठीक है? तो हमारे एंजाइम्स तो वर्क नहीं करेंगे, हमारे एंजाइम्स वर्क नहीं करेंगे, वो ब्रेक डाउन नहीं होंगे सिंपल सब्सटेंस में, तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, ठीक है? इसीलिए हम कोयला तो नहीं खाते। और यही चीज़ है कि भई हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं खाते हैं, बिकॉज़ कहीं न कहीं हमारी बॉडी में जो एंजाइम्स हैं, वो सूटेबल नहीं है टू ब्रेक देम डाउन और एनर्जी रिलीज़ कर सके, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हम क्यों सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये समझो कि हम बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ठीक है, जो हम डंप आउट करते हैं एटमॉस्फेयर में, वो भी नहीं टूटते बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड अदर सेप्रोफाइट्स। बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स जो नेचर में अवेलेबल हैं, दे आर लाइक एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बट प्लास्टिक बीइंग अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, जैसे हम कोयला डाइजेस्ट नहीं कर सकते, एनवायरमेंट में हम जो प्लास्टिक डाल रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, वो ब्रेक डाउन नहीं होता एंड अल्टीमेटली कॉजिंग अ लॉट ऑफ पोल्यूशन, ठीक है, अल्टीमेटली डिग्रेडिंग द सॉइल एंड मेनी अदर थिंग्स। तो बेसिकली हम यहाँ क्या समझ रहे हैं कि जैसे इंसान कोयला नहीं हजम कर सकता, हमारा एनवायरमेंट प्लास्टिक नहीं हजम कर सकता, प्लास्टिक ब्रेक डाउन नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया और अदर सेप्रोफाइट्स। अब दुनिया के कोई भी बैक्टीरिया उठा के ले आओ, कोई भी सेप्रोफाइट के क्लास के ऑर्गेनिजम्स ड्रॉप इन कर दो, बट प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होगा, प्लास्टिक ब्रेक डाउन नहीं होगा। और प्लास्टिक ब्रेक डाउन नहीं होगा यानी अल्टीमेटली यहाँ पे जो है उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। बैक्टीरिया और फंगाई को जो एंजाइम्स चाहिए वो प्लास्टिक में नहीं होते, इसीलिए प्लास्टिक ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है? तो अभी कुछ ऐसा मटेरियल होता है जो लाइक एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस लाइक हीट एंड प्रेशर, ठीक है? कुछ चीज़ें गर्म होने से उसका शेप चेंज हो जाता है, जैसे प्लास्टिक की जो पेट बॉटल्स है, उसको गर्मी में ज़्यादा हीट दे दो तो वो टर्न आउट हो जाती है। आप जो प्लास्टिक बॉटल्स में स्टैंडर्ड एक्वाफीना किनले की जो बॉटल्स पीते हो, मिनरल वाटर बॉटल्स, ठीक है, उसको बोला जाता है क्रश करके डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है? तो वो क्यों? वो विद द प्रेशर आप उसको क्रश कर सकते हो, ठीक है, बट अंडर सम कंडीशंस वो कुछ इस तरीके से ऑन अ लॉन्गर टाइम पीरियड कुछ इस तरीके से डिग्रेड होती हुई हमें एनवायरनमेंट में मिलती हैं। कंप्लीट डिग्रेडेशन नहीं होता, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता इन पेट बॉटल्स का भी, ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड होगी बट कंप्लीट नहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपने ट्रेसेस एनवायरनमेंट में छोड़ जाता है, ठीक है। एम्बिएंट कंडीशन यानी कि जब टेम्परेचर, हीट प्रेशर और ह्यूमिडिटी जो रिक्वायर्ड अमाउंट में हो, उसी तरीके की कंडीशंस एनवायरनमेंट में सेट होती हैं, ठीक है। अभी अगर हम बोलें कि कुछ सब्सटेंसेस हैं जो कि बायोलॉजिकली डिग्रेडेबल है, बायोलॉजिकल प्रोसेस से वो टूट सकते हैं, जैसे कि हमारे जो फूड वेस्ट है वो डिग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो वो सारा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होके सॉइल में डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल में हम फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेड़ पौधों के पत्ते, पेपर एक्सेट्रा लेते हैं, ठीक है, जो कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन होके सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होके मेल्ट डाउन हो जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो कि स्मॉलर पार्ट में ब्रेक डाउन नहीं होते, और जब ये ब्रेक डाउन नहीं होते, जैसे टायर हो गए, कपड़े हो गए, ठीक है, आयरन एंड वुड हो गया, प्लास्टिक हो गया, ग्लास की बॉटल्स हो गई, ठीक है, तो ये सारे जो है ना, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, ये सारे के सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है।
यहाँ पे ब्रेकडाउन इनका सिंपलर सब्सटेंस नहीं होगा, यानी कि ये एनवायरनमेंट में आपको ऐसे के ऐसे ही मिलेंगे और कहीं ना कहीं ये हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए हमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंक्लूड्स एल्यूमिनियम कैंस, बॉटल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल स्क्रैप, ग्लासेस एक्सेट्रा। नॉन बायोडिग्रेडेबल के एग्जांपल्स में एल्यूमिनियम कैन, हाँ जो आप कैन ड्रिंक पीते हो, पेप्सी, कोला, रेड बुल, पता नहीं क्या क्या पीते हो, कचरा सब। बॉटल्स, प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, मेटल स्क्रैप, ग्लास की बॉटल्स, ये सारी चीज़ें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में आती हैं। कुछ सब्सटेंस जो होते हैं वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट इन द सेंस दे आर केमिकली इनएक्टिव, केमिकल कोई रिएक्शन नहीं देंगे, वो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में वैसे के वैसे ही रहते हैं। दे परसिस्ट या दे रिमेन इन द एनवायरनमेंट इन द सेम कंडीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और दे मे हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम। वो सेम स्टेट में रहेंगे बट कहीं ना कहीं हमारे इकोसिस्टम के कोई ना कोई मेंबर को हार्म करता रहेगा। जैसे यहाँ पे पेपर का एग्जाम्पल दिया है। पेपर आप कहीं पे भी थ्रो कर देते हो, आजकल गाय भैंस वो सारी चीज़ें खाते हैं और वही उनके गट में भी जाता है, विच गिव्स राइज टू लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर द पीपल डूइंग एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, हमने बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट को वर्क करते हुए देखा है बीचेस पे, कुछ इस तरीके से कि जो वेस्ट हम फेंक रहे हैं वो एक्वेटिक एनिमल्स खाते हैं और कहीं ना कहीं उनके हेल्थ के साथ हम खेल रहे होते हैं। लॉट ऑफ न्यूज़ कम्स अप एवरी थर्ड और फोर्थ डे ऑल अराउंड द वर्ल्ड कि इस बीच को क्लीन करना पड़ रहा है। मुंबई के सारे बीचेस को बहुत सारे बॉलीवुड एक्टर्स बीइंग इन्वॉल्व इन द सोशल गैदरिंग्स, वो सारी चीज़ें क्लीन अप करने में हेल्प करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे रेगुलर बेसिस पे एनजीओज वर्क करते हैं टू क्लीन अप द बीचेस, ताकि जो एक्वेटिक लाइफ को हमने हार्म पहुंचाया है वो कहीं ना कहीं बच जाए। ठीक है, सारे ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हम ह्यूमन बीइंग्स, ये कहीं ना कहीं आजू बाजू फिजिकल सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करते हैं और एक बैलेंस मेंटेन करते हैं विथ ईच अदर इन द नेचर। ठीक है, ये सारे के सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं टू मेंटेन देयर बैलेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बीइंग, ये जब साथ में आते हैं तो एक एनवायरनमेंट बनता है, एक इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स कहीं ना कहीं फिजिकली, केमिकली एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पे आधारित हैं। इकोसिस्टम्स की अगर हम बात करें, इकोसिस्टम्स, ठीक है, तो ऑल द ऑर्गेनिजम्स इन एन एरिया, कोई पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे उसके नॉन लिविंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, when they come together, all the interacting organism in an area together with non-living constituents of the environment, वो इकोसिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अगर आप इस जगह की बात करो, इट इज़ अ पॉन्ड इकोसिस्टम या लेक इकोसिस्टम हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं प्लस जो भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी साथ में आते हैं टू लुक अराउंड कि भाई हम साथ में एग्जिस्ट करें, और ये एनवायरनमेंट का एक हिस्सा बनता है जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं, जिसे हम इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो तो आपको एक्वेटिक लाइफ दिखेगी, प्लांट्स दिखेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट्स, रेगुलर हमारे लैंड एनिमल्स, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, ह्यूमंस, सब दिख रहे हैं। तो सब को एग्जिस्ट करते हैं, प्लांट्स हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे के सारे इस इकोसिस्टम में को एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। ठीक है,
जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट करते हैं विथ ईच अदर एंड देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड अदर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट होती है, ठीक है। जैसे सीड का जर्मिनेशन, गिविंग बर्थ टू द न्यू वन, ये कहीं ना कहीं हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम से अफेक्ट होते हैं। लाइक एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल, ठीक है। प्लांट की बात करें तो प्लांट का ग्रोथ, बारिश कितनी है, हवा कितनी है, सॉइल कैसा है, वहाँ पे सॉइल में मिनरल कंटेंट कौन से हैं, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन को भी अगर आप समझो तो रेनफॉल कहीं ना कहीं कम मायने रखता है, बट टेम्परेचर कंडीशंस, ये जो सॉइल वगैरह कम मायने रखता है, बट सराउंडिंग कैसा है, हाउ द फीमेल गेट्स द सराउंडिंग, वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत सारे फैक्टर्स को अपने साथ लेके चलते हैं, ठीक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। अभी गार्डन इकोसिस्टम लेते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। एक गार्डन का इकोसिस्टम अगर हम समझे तो वहाँ पे इंसेक्ट्स भी रह रहे होंगे, ग्रास भी होगा, बर्ड्स भी होंगे, फ्लावरिंग ट्रीज भी होंगे, कुछ एनिमल्स भी होंगे। अगर छोटा सा पॉन्ड वगैरह होगा, लेक वगैरह होगा, तो वहाँ पे कुछ एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फ्रॉग, छोटी छोटी फिशेस, वो सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करेंगी। अगर आप एक गार्डन को इमेजिन करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें, ये सारी एक इकोसिस्टम में को एग्जिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। अभी ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं फॉर देयर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ जो कि कहीं ना कहीं एबायोटिक कंपोनेंट से अफेक्ट हो रही होंगी, ठीक है। पेड़ पौधों का ग्रोथ, जो एनवायरनमेंट में उस टाइम पे बारिश कितनी है, या हम कहें उस टाइम पे वेदर कंडीशंस क्या है, टेम्परेचर कंडीशंस क्या हैं, उस तरीके से फ्लावरिंग सीजन आएगा, उस तरीके से इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन वगैरह होगा। तो वो सारी चीज़ें हमें बेस्ड ऑन द एबायोटिक कंपोनेंट्स समझ में आएंगी, ठीक है। अभी दूसरा, अगर हम देखें तो बहुत सारे इकोसिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं, लाइक द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पॉन्ड्स, लेक्स हो गए। ये जो सारे हैं इसको हम नेचुरल इकोसिस्टम के अंदर कैटेगराइज करते हैं। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स हैं, सब में अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, या सब में कहीं ना कहीं बहुत सारे सिमिलर कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। लाइक अगर हम फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक की बात करें तो वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे आजू बाजू रहने वाले जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, वो कहीं ना कुछ सिमिलैरिटीज रख सकते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो ये नेचुरली एग्जिस्टिंग इकोसिस्टम्स हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। कुछ जैसे कि खेत हो गए, क्रॉप फील्ड्स हो गए, गार्डन हो गए, बाग बगीचे हो गए, जो हमने बनाए हैं, जो हम हमारी तरफ से क्रिएट कर रहे हैं, उन्हें हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें हमारे घर में रखे एक्वेरियम हाउसेस भी हो गए, या हम कहें जो बड़े बड़े एक्वेरियम हाउसेस बनाए गए हैं एयरपोर्ट्स पे और अलग अलग जगह पे, वो भी एक पार्ट ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है। उनको आर्टिफिशियली हमने बनाया है, मैन मेड इकोसिस्टम्स हैं वो सारी, ठीक है। तो अभी हमें ये समझना है कि भाई हमने जो आगे के ग्रेड में प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स, ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, उनको हम हमारे एनवायरनमेंट में सस्टेनेंस एंड एग्जिस्टेंस में कैसे समझते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो प्रोड्यूसर्स हमें पता है, हम प्लांट्स एंड कुछ अलगे जो खुद का खाना खुद बना सकते हैं,
उसको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ऐसा हम कहते हैं बेसिकली। ये ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक शुगर एंड स्टार्च वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कहते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, तो ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनता है, दैट इज फॉर लीव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली क्या होता है, हमारा कार्बन कंटेनिंग जो भी होता है उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। और वो कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट के साथ इंटरेक्ट करके ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, तो लीव्स जो हो गए उसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो बनते हैं वो कहीं ना कहीं इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बदौलत बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, हम कहते हैं उसके वजह से द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। तो बेसिकली हम प्रोड्यूसर्स को कहते हैं कि ऑल द ग्रीन प्लांट्स और सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गे जो हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, वो खुद का खाना खुद बनाते हैं, वो खुद के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गे इसीलिए क्योंकि वो ट्रैप करते हैं सनलाइट, एज इन बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है सनलाइट को ट्रैप डाउन करने के लिए फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो वो ब्लू ग्रीन एल्गे में भी हमें देखने को मिलता है अदर देन प्लांट्स। ठीक है, कहीं ना कहीं जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं दूसरे, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं फॉर देयर सस्टेनेंस प्रोड्यूसर्स पे डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे प्लांट्स जो हैं वो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, उनके ऊपर हमारे हर्बीवोर्स जो कि कंज्यूमर हैं, इंसेक्ट हैं, वो डिपेंडेंट हैं। उनके ऊपर एक और कैटेगरी आ जाती है दैट इज ओमनीवोर, वो माउस उनके ऊपर वही इंसेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और ओमनीवोर के ऊपर कार्निवोर, वन ऑफ द हाईएस्ट कंज्यूमर्स, आउल जो है वो माउस पे डिपेंड कर जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो आउल कहीं ना कहीं प्लांट्स पे डिपेंड करता हुआ हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली प्लांट्स हमारे द बेसिक प्रोड्यूसर्स है जिसके ऊपर इंडिपेंडेंटली सारे कंज्यूमर्स डिपेंड करते हैं, बीट हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स, कार्निवोर्स। तो अगर हम बात करें कि ये जो सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि आउल की अगर हम कंसिडरेशन करें तो वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फॉर देयर फूड दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट, दे आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि भाई जैसे इंसेक्ट जो है वो सबसे पहला प्राइमरी कंज्यूमर है जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है, बट अगर हम आउल की बात करें तो वो टर्शियरी कंज्यूमर है जो इनडायरेक्टली प्लांट के ऊपर या हम कहें हमारे प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। जो कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं, उनको हम कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे ईट, उसके ऊपर हम उसको क्लासिफाई करें तो हर्बीवोर्स यानी कि जो पेड़ पौधे खाते हैं, हर्ब्स खाते हैं। ठीक है, दैट कंप्लीटली फीड्स ऑन द ग्रास एंड अदर प्लांट्स, उनको हम हर्बीवोर्स की कैटेगरी में लाते हैं। नेक्स्ट कम्स आर कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो कहीं ना कहीं इन हर्बीवोर्स के ऊपर कहीं ना कहीं चीफली ऑन द फ्लैश ऑफ द हर्बीवोर्स डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कार्निवोर्स कहते हैं। देन कम्स द ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ओमनी का मतलब ही ड्यूअल होता है, यानी कि दे ईट बोथ द प्लांट्स एंड द वेजिटेबल्स, लाइक द वेजिटेबल्स एंड द एनिमल फूड, दोनों के लिए वो डिपेंडेंसी रखता है। लाइक वी ह्यूमन डिपेंड कि हम फ्लैश भी खाते हैं, हम मीट भी खाते हैं और हम वेजिटेबल्स भी खाते हैं, इसीलिए हम ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर आते हैं पैरासाइट्स, यानी कि मच्छर जैसे ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ये ऐसे एनिमल होते हैं या प्लांट्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग में हमारे साथ ही रहते हैं। ठीक है, बट ये हमेशा होस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड।
जो होस्ट बॉडी होगी जिसके ऊपर वो रहते होंगे उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि ये क्या खाना खाएंगे। ठीक है, तो समझ आ रही है बात। हमने बोला चार बेसिक, यानी कि हर्बीवोर्स, ओमनिवोर्स, कार्निवोर्स एंड पैरासाइट्स, ये है हमारे कंज्यूमर्स। अब एक फूड चेन का जो कंसेप्ट है, एक जो सीक्वेंस ऑफ चैनलिंग चलता है खाने का, उसको समझते हैं। ठीक है, फूड चेन को हम क्या कहते हैं? एक सीरीज या सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। कोई ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे किस तरीके से अपने खाने के लिए डिपेंड करता है, उसको हम जो सीक्वेंस में रखते हैं एक बायोटिक लेवल पे, तो उसको हम फूड चेन कहते हैं। उसको हम फूड चेन के अगर हम फूड चेन को डिटेल में समझे, एक छोटा सा फूड चेन लेते हैं, प्लांट्स बीइंग द प्रोड्यूसर, उसके ऊपर एक रैबिट, एक हर्बीवोर डिपेंड करता है। उस हर्बीवोर को एक लायन खाता है, वो रैबिट को एक लायन खाता है, विच इज अ कार्निवोर। तो बेसिक फूड चेन हमारा हमेशा प्रोड्यूसर से शुरू होगा, हर्बीवोर, कार्निवोर। ठीक है, कहीं भी आपको प्रोड्यूसर से डायरेक्ट कार्निवोर जंप नहीं देखने को मिलेगा। कोई कार्निवोर कभी भी घास खाने नहीं आएगा। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फूड चेन है हमारा, जो कंटिन्यूअस चलता रहता है। इट मे बी अ 3 स्टेप, मे बी अ 4 स्टेप, मे बी मल्टीपल चैनलिंग जो होती है। ठीक है, तो ये जो फूड चेन है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो करता है, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट इंटरडिपेंडेंट लेवल्स चलते हैं। कि भाई अगर हम बात करें तो कार्निवोर हर्बीवोर पे डिपेंडेंट है, हर्बीवोर डिपेंडेंट है प्रोड्यूसर पे, तो उस तरीके से वो डिपेंडेंसी चलती रहती है। अगर हम यहाँ पे दूसरा एक फूड चेन समझे, तो मेज हमारा प्रोड्यूसर है, जिसके ऊपर ग्रास हॉपर या लूकास्ट जो है वो डिपेंड करता है, विच इज़ अ प्राइमरी कंज्यूमर। उसको खाने के लिए लिजर्ड डिपेंडेंट रहता है। लिजर्ड अपना पेट लूकास्ट को खा के भरता है, और इन्हीं लिजर्ड्स को स्नेक खाते हैं। तो प्रोड्यूसर, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर आता है, सेकेंडरी कंज्यूमर आता है, टर्शरी कंज्यूमर आता है। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जो चलता रहता है। ठीक है, तो ईच स्टेप जो है इस चेन में, वो एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। वो एक ट्रॉपिक लेवल कहलाता है, बेस्ड ऑन वो क्या न्यूट्रिशन लेते हैं, उसके बेसिस पे ये ट्रॉपिक लेवल डिफाइन होता है कि वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शियरी है, किस तरीके से है। ठीक है, अगर हम ट्रॉपिक लेवल्स की बात करें तो दे आर द प्रोड्यूसर्स, फॉलोड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड द टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं तो भाई प्रोड्यूसर्स आर द बेस फॉर दिस ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, अभी हम कहते हैं कि प्रोड्यूसर जो है वो ऑटोट्रॉप्स हैं, या हम कहें दे फिक्स द सोलर एनर्जी जो एनवायरमेंट में अवेलेबल है। सन उसको कौन फिक्स आउट करता है? प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं फॉर सिंथेसिस ऑफ देयर फूड। ठीक है, तो जब ये सोलर एनर्जी ट्रांसफर होती है, यानी प्रोड्यूसर्स ने अपने अंदर ट्रैप कर ली, पेड़ पौधों ने अंदर अपने अंदर ट्रैप कर ली, वो धीरे धीरे आगे कंज्यूमर्स में उसको भेजेंगे। ठीक है, कंज्यूमर्स में उसको पास ऑन करेंगे। अगर हम समझे तो देखिए, सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप डाउन हो रही है बाय द प्रोड्यूसर। ठीक है, बाय द प्रोड्यूसर ये ट्रैप डाउन हो रही है और कन्वर्ट हो रही है इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी जो है वो कैप्चर होके कन्वर्ट हो रही है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू अ केमिकल एनर्जी, दैट इज ग्लूकोज। अभी यही ऑटोट्रॉप्स, ये जो है हीट्रोट्रॉप्स और डीकम्पोजर्स को अपनी एनर्जी पास ऑन करेंगे। अगर यहाँ पे 1% केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, तो इसके ऊपर फीड करने वाला जो ग्रास हॉपर है, विच इज अ हीट्रोट्रॉप, या हम कहें प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे पहला कंज्यूमर जो है। ठीक है, तो इसको कुछ एनर्जी यहाँ पे पास होगी, कुछ एनर्जी लॉस्ट होगी। तो यहाँ से फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर से जब सेकेंडरी कंज्यूमर जाएगा, तो अगेन इसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी पास होगी टू द सेकेंडरी कंज्यूमर, कुछ अगेन लूज आउट होगी। सेकेंडरी से टर्शियरी जब जाता है, देयर अगेन द सेम सिनारियो कि भाई
जो एनर्जी, केमिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूसर में बनी थी, यहाँ से प्राइमरी में भेजते हुए, ट्रांसफर होते हुए कुछ लॉस हुई, कुछ इसने गेन करी, सेम सेकेंडरी और टर्शियरी में भी उसी तरीके से थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर होगा, थोड़ा अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज आउट होगा। अभी टर्शियरी कंज्यूमर से भी आगे जब हम टॉप लेवल कंज्यूमर्स या क्वाटरनरी कंज्यूमर्स बोलते हैं, तो वहाँ पे भी हीट एनर्जी लूज आउट होती है। ठीक है, वहाँ पे भी अगर हम देखें तो कंटिन्यूस जितनी ज़्यादा चेन चलती है, उतना ज़्यादा एनर्जी कहीं ना कहीं उतने लेवल पे लूज आउट होती है। ये टॉप लेवल कंज्यूमर्स जब डाई करते हैं, तो जो सॉइल में रहे डीकम्पोजर्स हैं, वो अगेन उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रोसेस में भी कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो है वो लूज आउट होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टिल डीकम्पोजर्स, जब भी एक चेन चलती है, तो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में चलती है। इट इज़ अ यूनी डायरेक्शनल प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ एनर्जी। ठीक है, और जब हम यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ की एनर्जी की बात करते हैं, तो एक चीज़ समझना है कि व्हेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू अनदर, जब भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होगा, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज आउट होगी। अगेन वही जब एनवायरमेंट में अगेन यूज आउट होती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स टू ग्रास हॉपर टू सेकेंडरी टर्शियरी फाइनल डीकम्पोजर। डीकम्पोजर भी एक एनर्जी रिलीज करता है, जो अगेन डीकम्पोजिशन होने पे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स बनते हैं, वो प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये साइकिल कंटिन्यूअसली रन करता रहता है, कंटिन्यूअसली ये मूव इन एंड मूव आउट चलता रहता है। एट ईच लेवल ऑफ change there is some heat और some energy loss। ठीक है, कहीं ना कहीं हर लेवल पे थोड़ा ना थोड़ा एनर्जी लॉस होता है। तो ग्रीन प्लांट्स इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जो भी 1% ऑफ एनर्जी सनलाइट से लेते हैं, ठीक है, और उसको फूड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि प्लांट्स बीइंग द प्रोड्यूसर ये सन एनर्जी ट्रैप करते हैं, और 1% ऑफ एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में। कौन सी फूड एनर्जी? ग्लूकोज में। बेसिकली हमें फोटोसिंथेसिस में पता है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू गिव अस द ग्लूकोज, यानी कि C6H12O6। ठीक है, तो वो जो 1% है वो क्या है? तो व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर ईटन बाय प्राइमरी कंज्यूमर, a great deal of energy is lost as heat to the environment। ठीक है, जब भी इन ग्रीन प्लांट्स को हमारे फर्स्ट कंज्यूमर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स खाते हैं, तो बहुत सारी एनर्जी लूज आउट होती है इन द एनवायरमेंट एज हीट, एंड सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन। डाइजेशन करते वक्त जो प्रोसेस है और उस टाइम के दरमियान जो काम होता है, वो उसके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। हम कहते हैं हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी मिलती है, हमारे ग्रोथ में, हमारे रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो वही चीज़ है कि भाई जब प्राइमरी कंज्यूमर्स प्लांट के पास से अपना खाना लेते हैं, तो बेसिकली वहाँ पे वो हीट जो उनको मिल रही है, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्हें मिल रही है, वो अपने ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हीट लॉस होता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द मेटाबोलाइट्स, बट ये कहीं ना कहीं उनके ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, अभी अगर हम बात करें तो ओनली 10% अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होता है ईच स्टेप पे, वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है कि भाई खाली 10% ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिक मैटर का, यहाँ पे हम एग्जांपल क्या ले सकते हैं कि प्लांट्स में जो ग्लूकोज बनता है उसका खाली 10% जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर तक जाएगा। नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर अभी हम इस ट्रायंगल से समझते हैं, प्रोड्यूसर्स बीइंग द बेस। ठीक है, यहाँ से जब हर्बीवोर पे जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे अगर 1000 यूनिट्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होता है तो हमारे जो नेक्स्ट लेवल है उसमें खाली 10% अमाउंट ट्रांसफर होगा, इट विल बी 100 यूनिट्स। उसके ऊपर 10 और टाइगर के पास 1 यूनिट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही पास होगा। अल्टीमेटली हम कहते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स 1000 गुना एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट वो 1000 गुना एनर्जी हमारे टाइगर के पास पहुंचते पहुंचते उसका 1000th पार्ट यानी कि सिंगल यूनिट ऑफ एनर्जी उनके पास पहुंचती है। ठीक है, यहाँ पे हर लेवल पे अगर आप देखो तो 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर है। 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1 यूनिट, यानी कि ईच लेवल ओनली 10% ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफर, दैट इज द मैक्सिमम। ठीक है, फूड चेन जनरली 3 या 4 स्टेप की होती है। ग्रास से हम ग्रास हॉपर ले ले, ग्रास हॉपर से फ्रॉग और फ्रॉग से स्नेक ले लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये मेरा सेकेंड है, थर्ड है और फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। अभी ओनली 10% ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर तक पहुंचता है। यानी ग्रास का अगर हम बात करें स्नेक तक, तो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी स्नेक तक, जो ग्रास में थी उसका बहुत ही कम अमाउंट स्नेक तक पहुंचता है। ठीक है, तो जो लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच एंड एवरी स्टेप, अगर हम बात करें कि ईच एंड एवरी स्टेप पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत कम रीयूजेबल एनर्जी रह जाती है। एट द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, सबसे हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रह जाती है। ठीक है, देखिए, ग्रास से ग्रास हॉपर यहाँ पे हीट एनर्जी लॉस हुई, 10% ट्रांसफर हुआ। ग्रास हॉपर टू स्नेक अगेन हीट एनर्जी लॉस होता है, 10% ट्रांसफर होता है। स्नेक टू ईगल सेम कंडीशन होती है हमारी, 10% से 1%, 0.1%, 0.01% तक एनर्जी पहुंचती है जब वो चीज़ ईगल के पास आती है। तो दे आर जनरली ग्रेटर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एट लोअर ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ इज द प्रोड्यूसर। ठीक है, ट्रॉपिक लेवल पे जब हम प्रोड्यूसर्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं और उसी को अगर हम ध्यान रखें तो उसके ऊपर जो लोअर ट्रॉपिक लेवल जो है हमारा ग्रास या प्लांट्स है वो बहुत ज़्यादा है। उसके ऊपर अगर हम हमारे फर्स्ट कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स की बात करें तो उनकी नंबरिंग कम है एज कम्पेयर टू द अदर। जितना ज़्यादा लंबा और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड चेन, उतना कम अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और बहुत सारे फूड चेन्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बहुत लंबे 8-10 स्टेप तक जाते हैं। बट समझो, ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 or more अदर काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इन टर्न आर ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसा तो है नहीं कि खाली गाय घास खाती है, हमारे रैबिट्स खाते हैं, अगर हम बात करें तो डियर्स खाते हैं। तो ग्रास तो बहुत सारी है, प्रोड्यूसर बहुत है, उसको खाने वाले भी बहुत सारे हैं। अब गाय को खाली शेर नहीं खाता, अगर हम बात करें तो लायंस है, टाइगर्स है, चीताज हैं, ये सारे भी खाते हैं। वो मरते हैं तो खाली उनको ईगल नहीं खाते, ईगल है, वल्चर है, बहुत सारे और ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो उस पर डिपेंड करते हैं, डीकम्पोजर्स डिपेंड करते हैं, स्कैवेंजर्स डिपेंड करते हैं। तो यही सारे एग्जाम्पल्स को अगर हम देखें, जैसे फ्रॉग है, वो इंसेक्ट भी खाता है। अब वही फ्रॉग को एक स्नेक भी खा सकता है, एक क्रोकोडाइल भी खा सकता है। अब पता नहीं है ना, फ्रॉग को भी नहीं पता कि मुझे कौन खाएगा। ठीक है, बट अगर हम देखें तो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म को मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स खा सकते हैं। जैसे रैबिट को अगर हम देखें तो वो कैरेट्स भी खाता है, लीव्स भी खाता है। ठीक है, लेटस भी खाता है। उसी रैबिट को फॉक्स भी खाते हैं, ईगल एंड वल्चर्स भी खाते हैं। ठीक है, एक रैबिट जो कैरेट और लेटस दोनों खाता है, उसी रैबिट को फॉक्स भी खा सकता है, उसी रैबिट को ईगल भी खा सकता है, उसी रैबिट को टाइगर्स खा सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स खा सकते हैं। तो एक
मकड़ी के जाले की तरह चीज़ बन जाती है, एक मकड़ी के जाले की तरह चीज़ बन जाती है, जहाँ पे बहुत सारी फूड चेन्स इंटरलिंक होती हैं एक दूसरे के साथ, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस एंड सीरीज होता है। तो इस ब्रांचिंग के साथ जो फूड चेन्स बनती हैं, उसको हम फूड वेब कहते हैं। वेब यानी जाला, मकड़ी का जाला होता है, उसी तरीके से खाने फूड चेन का भी बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नेटवर्किंग जो है, उसको हम फूड वेब कहते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, तो पेड़ पौधों को बकरी खा रही है, बकरी को डायरेक्ट टाइगर भी खा सकता है। ठीक है, रैबिट, रैबिट से फॉक्स, फॉक्स डायरेक्ट ईटन बाय टाइगर। तो वो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लेक्स जो सिस्टम बन रहा है ऑफ द वेरीड फूड चेन्स, उसको हम फूड वेब कहते हैं। अगर आप देखो तो ग्रास को ग्रास हॉपर्स खा रहे हैं, उसको बर्ड खा रहा है, बर्ड को स्नेक खा जाता है, स्नेक को पिकॉक खा लेता है, या स्नेक को ईगल खा लेता है। और ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। ठीक है, सो इट इज अ कंप्लीट फूड वेब। ठीक है, अभी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, थोड़ी चीजें समझते हैं। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है? ठीक है, वाटर, पहले पीपीएम को समझो, इट इज पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। हम कहते हैं हम डे टू डे लाइफ में बहुत सारा कचरा, बहुत सारा वेस्ट डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जब ये वाटर में हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, अगर समझो कि भाई पानी में हम 0.0000003% पीएम हमारा वेस्ट मटेरियल है, तो वो जू प्लैंकटन में 0.04% पीपीएम हो जाता है, स्मॉल फिशेस में 0.5, लार्ज फिश में 2, और फिश ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं उसमें 25 पीपीएम तक, 25 पार्ट्स पर मिलियन तक वो वेस्ट ट्रांसफर होता है। ठीक है, अगर हम देखें बहुत सारे टाइम जो हार्मफुल केमिकल्स हैं हमारी बॉडी में, कुछ इस फूड चेन के थ्रू ही एंटर करते हैं। ठीक है, हम खेतों में हमारे पेड़ पौधों को इंसेक्ट से बचाने के लिए इंसेक्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों को हमारे गाय भैंस खाते, उन्हीं गाय भैंस का हम दूध भी यूज़ करते हैं, मांस भी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो केमिकल्स हम डाल रहे हैं, जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हम डाल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे हैं थ्रू देयर सिस्टम ओनली, थ्रू दिस चेन ओनली। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स डाल तो रहे हैं, बट वही पेड़ पौधे गाय भैंस भी खाते हैं, उनका दूध और बाई प्रोडक्ट्स हम लेते हैं। जब ये केमिकल्स वॉश डाउन होते हैं सॉइल्स के थ्रू, वाटर बॉडीज में जाते हैं। ठीक है, हम कहते हैं हमने दवाई डाली थी खेत में, बट बारिश हुई, तब दवाई बह के चली गई। अब बह के जाएगी किधर? बह के जाएगी जो नियर बाय वाटर बॉडीज होंगी उसमें, और वही वाटर बॉडीज पे अगेन बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं, और बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स इस चीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर में अगर इतना केमिकल हमने डिस्पोज ऑफ किया है, तो बर्ड लेवल तक आते आते जो फिशेस हैं उनको ये जो बर्ड्स खाते हैं, उधर तक आते आते वो लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ये केमिकल्स डिग्रेड नहीं होते, तो ये एक्यूमुलेट हो जाते हैं एट ईच ट्रॉपिक लेवल, प्रोग्रेसिवली बढ़ते जाते हैं एट एवरी ट्रॉपिकल लेवल। और इस फिनोमेना को हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। समझ आ रही है बात? तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन अगर हम बेसिकली बात करें, तो जो कचरा, जो वेस्ट जो डिग्रेड नहीं हो रहा है, हम कहीं ना कहीं लोअर लेवल टू हायर लेवल उसको और मैग्नीफाई करते जा रहे हैं, हम उसको और बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है, अभी समझते हैं ओजोन। ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इस चैप्टर का। अभी ओजोन कैसे बनता है स्ट्रैटोस्फियर में? अब आप बोलोगे मैडम स्ट्रैटोस्फियर तो हमने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा है, डिफरेंट लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें स्ट्रैटोस्फियर भी आता है,
इसके अलावा मीजोस्फीयर, आइनोस्फीयर, बहुत सारे अलग अलग स्फीयर्स बनते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फियर, और अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग चीज़ें होती हैं। स्ट्रैटोस्फियर में बेसिकली जो सन रेज हैं और उससे ट्रैप होके हमारा जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो यूवी रेस को ट्रैप करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन होके ओजोन मॉलिक्यूल बनाता है, दैट इज O3, ठीक है, जिसमें हमें 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। O2 के साथ कंबाइन होता है नेसेंट ऑक्सीजन टू गिव O3, दैट इज ओजोन, ठीक है। अभी जब हम बात कर रहे हैं कि हम डिपेंड करते हैं फॉर आर एरोबिक एक्टिविटीज ऑन द ऑक्सीजन, ठीक है, हमें एरोबिक एक्टिविटीज के लिए या हम कहें हमारी ब्रीथ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस टू रिमेन इन द एनवायरनमेंट, नॉट ओनली ह्यूमन, ठीक है, पर प्लांट्स एनिमल सबके लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बट जब यही ऑक्सीजन एक और ऑक्सीजन ले लेता है, O2 एक और ऑक्सीजन ले लेता है, ओजोन बनता है, देन इट बिकम्स अ डेडली पॉइजन, वो पॉइजनस लेयर हो जाता है। अभी जो हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर है जहाँ पे ओजोन अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है? ओजोन जो है, O3 जो है, वो ये करता है कि सन से जो यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रहे हैं फ्रॉम द सन, वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ना एंटर हो, हम तक ना पहुंचे, बिकॉज यूवी रेडिएशंस आर वेरी हार्श। अभी बहुत सारे जगह पे जहाँ पे ओजोन लेयर डिप्लीशन हुआ है, जहाँ पे ओजोन होल्स हैं, वहाँ लोगों को बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड टू स्किन एंड हेल्थ देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली हमारा ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन वैसे गैस इन फॉर्म में हमारे लिए डेडली पॉइजन है, बट जो स्ट्रेटोस्फियर लेवल पे जो ओजोन बन रहा है वो ये यूवी रेस को अपने अंदर ट्रैप करता है, हम तक पहुंचने नहीं देता, ठीक है। उसको ट्रैप करके सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, 48 किलोमीटर्स पे बनता है, वहाँ पे ये यूवी रेस को ट्रैप करता है। ये यूवी रेस को ट्रैप करता है ताकि वो हम तक नहीं पहुँचते। दिस रेडिएशंस आर हाईली डैमेजिंग, जिससे बेसिकली स्किन कैंसर जैसे डिसीजेस और बहुत सारे स्किन डिफेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो है वो हम तक पहुंचने नहीं देता। कौन नहीं पहुंचने देता? ओजोन नहीं पहुंचने देता, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको दिखेंगे डिफेक्ट्स आपके स्किन में। यही हार्मफुल रेडिएशंस को ओजोन ट्रैप करता है। अब हमने क्या करा है, ड्यू टू लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट, ये ओजोन लेयर डिप्लीट होता जा रहा है। द अमाउंट ऑफ ओजोन बिगेन टू ड्रॉप शार्पली इन द 1980s। 1980 में हमने ऑब्जर्व किया कि ओजोन लेयर जो है वो बहुत शार्पली ड्रॉप डाउन हो रहा है। जो ओजोन कवर था वो बहुत कम होता जा रहा है। दिस डिक्रीज हैज बीन लिंक्ड टू सिंथेटिक केमिकल्स लाइक CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नामक जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में CFC पढ़ा था। तो ये जो कंपाउंड है ये बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, ये बहुत ही बड़ा रीज़न है फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ठीक है। अभी यहाँ पे किस तरीके से और कहाँ यूज़ करते हैं हम? रेफ्रिजरेटर में जो रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं, हमारे AC में, ये सारी जगह पे हम CFCs का यूज़ करते हैं। जो गैस हम बोलते हैं ना कि AC में गैस ख़त्म हो गया है, तो इट इज़ बेसिकली CFC ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों के वजह से ओजोन लेयर कम होता जा रहा है। 1987 में यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत हमको ये समझ आया कि हम CFC को जो फ्रीज करें, ठीक है, CFC जो प्रोड्यूस हो रहा है उसको फ्रीज डाउन करें या उसका रिडक्शन करें, तो कहीं ना कहीं जो ओजोन लेयर डिप्लीट हुआ है उस पर वर्क कर सकते हैं। अ, तो CFC प्रोडक्शन जो था वो फ्रीज कर दिया था, बट कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा, इतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा कि भाई हमारे एनवायरनमेंट में जो डैमेज हुआ है वो रिपेयर हो सके। स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो चुका है,
और जिसके वजह से बहुत सारे बार आज की जनरेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रही है। दूसरा मेन चीज़ अगर हमें इस चैप्टर में समझना है तो भई जो गार्बेज है उसको हम कैसे मैनेज करें। हम बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव कचरा प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट उसका मैनेजमेंट, उसको डिस्पोज़ ऑफ कैसे करना। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि हम एल्यूमीनियम कैन्स हो गए, ग्लास हो गया, रबर हो गया, ये सारी चीज़ें बहुत एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं। बट इस सारे गार्बेज को कैसे डंप आउट करना, कैसे मैनेज करना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफस्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। हम बोलते हैं कि हाँ भाई, हम एनवायरनमेंट की तरफ बहुत सतर्क हैं, हम ये चीज़ करते हैं वो, पर कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के साथ कहीं ना कहीं खेल रहे हैं। हम बोलते हैं हम डिस्पोजेबल वेस्ट यूज़ करते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं, बट कहीं ना कहीं हम ऐसे अमाउंट में उसको आगे बढ़ा दिया है वो सारी चीज़ों को, कि ये जो मटेरियल जनरेट हो रहा है वो कहीं न कहीं हमारे एनवायरनमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ठीक है? पहले एक पर्सन जो अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करता था और आज जो अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसमें बहुत ज़्यादा जंप है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। जो प्लास्टिक डंपिंग है, अगर हम देखें कोई एक पर्टिकुलर सिटी का भी ले लें, तो जो डंपिंग साइट्स हैं वो इतनी भरी हुई हैं कि उसकी कोई कल्पना ही नहीं है हमारे लिए। चेंजेस इन and attitude also have a role to play. With more and more things we use becoming disposable. हम ऐसा कहते हैं, हम बहुत सारे डिस्पोजेबल आइटम्स यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, सिंगल यूज वाली चीजें यूज करते, बट क्या वो सच में जाके एनवायरनमेंट में डिकम्पोज होती हैं, वो सच में जाके एनवायरनमेंट में बिना हार्म किए वो ब्रेक डाउन होती है। हमने पहले समझा कि एंजाइम्स हमारी बॉडी में क्या काम करते हैं, उसी तरीके से क्या एनवायरनमेंट में रहे हुए एंजाइम्स इन सारे डिस्पोजेबल्स को भी ब्रेक डाउन कर सकते हैं। इन सारे डिस्पोजेबल्स को हम किस तरीके से रिसाइकल रीयूज करें, ताकि ये जो डिस्पोजेबल है जिसके वजह से इतना ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन है वो रिड्यूस हो सके। हम बहुत सारे चेंजेस इन द पैकेजिंग कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रीप्रोड्यूस कर करके हम यूज़ करते हैं। आपने ऐसी प्लेट्स देखी होंगी, बबल रैप्स देखे होंगे, बहुत मज़ा आता है ना फोड़ने में बबल रैप्स। कुछ इस तरीके से बैग्स देखी होंगी, सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैग्स, बट ये कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में जाके उस तरीके से डिकम्पोज नहीं हो रही, उस तरीके से डिग्रेड नहीं हो रही जिससे हमारा एनवायरनमेंट बच सके। हाँ, हम इन सारी चीज़ों को रीयूज़ करते हैं, रीमोल्ड डाउन करते हैं, बट उसके पीछे भी लॉट ऑफ एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड इन द एनवायरनमेंट, जो कहीं ना कहीं अगेन हम जो प्रोसेस चाह रहे हैं खत्म करने का वो नहीं हो पा रहा। हियर कम्स द एंड ऑफ द चैप्टर। आर एनवायरनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। बेसिकली बात कर रही हमने बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स की, डिफरेंट इकोसिस्टम्स की। 10% लॉ यानी कि 10% ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी पास ऑन होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, या हम कहें लेवल टू लेवल, ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक है, प्राइमरी और कंज्यूमर्स को समझा, प्रोड्यूसर्स ऑटोट्रॉप्स को समझा। ठीक है, उसके अलावा हमने फूड चेन, फूड वेब को बहुत अच्छे से समझा। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन किस तरीके से हमारे एनवायरनमेंट में हार्म कर रहा है उसको समझा। उसके अलावा हमने ये चैप्टर में ये भी देख लिया कि भाई एनवायरनमेंट में ओजोन की ज़रूरत क्यों है, ओजोन कैसे बनता है, किस तरीके से ओजोन डिप्लीशन को हम यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमने जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको समझा। हियर वी कम टू द एंड ऑफ ग्रेड 10 साइंस, या ये हमारा लास्ट एंड द फाइनल चैप्टर था। तो मिलते हैं इसके बाद ऑन द सिंगल शॉट वीडियोस ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर।